प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपका रमेश सर, हिंदी विषय अध्यापक। नई गुलमोहर हिंदी पाठ्यपुस्तक कक्षा 6 का 6वां पाठ ग्लोबल वार्मिंग लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। सबसे पहले हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ग्लोबल वार्मिंग, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है, तो इस के बारे में आपको मैं बता दूं कि इस ग्लोबल वार्मिंग से मतलब है कि वातावरण यानी पर्यावरण में जो होने वाले जो बदलाव हैं, जो मानव जाति के लिए खतरनाक होते हैं, साबित होते हैं, उनसे संबंधित यह दुनिया जो है अवगत हो चुके हैं। इस दुनिया की इस ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से पूरी दुनिया जो है वो जान चुकी है इसके बारे में। तो आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग एक विश्वव्यापी समस्या का रूप ले चुका है। विश्वव्यापी यानी पूरे विश्व के अंदर फैल चुकी है। जाने अनजाने हुई मानवीय भूल का नतीजा हमें भीषण गर्मी के रूप में भुगतना पड़ रहा है। भीषण गर्मी, बहुत तेज गर्मी, यानी कि जाने अनजाने में मानवीय भूल जो मानव भूल करता है उसे मानवीय भूल कहते हैं। उनका नतीजा हम अभी भुगत रहे हैं। जैसा कि आज हमारे सामने कोरोना महामारी का एक विशाल महामारी का रूप ले चुका खतरा जो हमारे सामने मंडरा रहा है, ऐसे ही पर्यावरण में हो रहे इस अप्रत्याशित असंतुलन के कारण संपूर्ण विश्व ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अर्थात पूरे विश्व के ऊपर खतरे का बादल मंडरा रहा है। पर्यावरण की ओर यदि हमने अब ध्यान नहीं दिया तो आने वाला समय विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। यह हमें किताबों में, हमें अखबार, न्यूज़ आदि में हमें बहुत चीज़ें बताई जाती है, लेकिन हम इनका ध्यान नहीं देते हैं। इसी आधार पर ये जो हमारा अभी कोरोना का काल चल रहा है वह भी ऐसे ही विनाशकारी सिद्ध हो रहा है। और अभी हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं। वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से दुनिया के अधिकांश लोग अवगत हो चुके हैं। अवगत का मतलब होता है जान चुके हैं, अर्थात दुनिया में ये फैल चुका है चारों तरफ। ग्राम यानी गांव, नगर, पर्वत, स्थल और समुद्र, कोई भी जगह इसके दायरे में आने से नहीं बचा है। अर्थात हर जगह यह ग्लोबल वार्मिंग आ चुका है, फैल चुका है। वैज्ञानिकों की राय में ग्लोबल वार्मिंग यानी धरती का गर्माना मानव जाति के लिए उतना ही खतरनाक और तबाही वाला साबित हो सकता है जितना परमाणु युद्ध या धरती से क्षुद्र ग्रह का टकराना। जो कोई यदि क्षुद्र ग्रह यदि टकरा जाए, अर्थात छोटे ग्रह जो होते हैं, जो मंगल एवं बृहस्पति के बीच में होते हैं, वे क्षुद्र ग्रह आपस में यदि टकरा जाए तो वह भी एक खतरनाक युद्ध हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को पूर्व में अधिक गंभीरता से नहीं लिया जाता था, पूर्व में यानी पहले, लेकिन समस्या के विकराल रूप धारण करने पर इसकी ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ और इसकी समस्या को रोकथाम हेतु वैश्विक प्रयास होने शुरू हुए। वैश्विक यानी पूरे विश्व में, अर्थात पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निदान पाने के प्रयास शुरू करने लग गए। धरती पर बढ़ता तापमान पूरी दुनिया में ज़बरदस्त कहर ढा रहा है, बहुत तेज़ कहर ढा रहा है। अंडरलाइन कर लें, जहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वहाँ आप भी अंडरलाइन कर लें। अपना देश भारत भी ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है, भारतीय मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत का औसत तापमान 0.57 डिग्री सेल्सियस प्रति 100 वर्ष की दर से ऊपर उठ रहा है। चिंता की बात तो यह है कि लगातार यह दर लगातार बढ़ती ही जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। तेज़ी से बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग का असर साफ दिखने लगा है। ध्रुवीय क्षेत्रों में तेज़ी से बढ़ते तापमान को इसका मुख्य कारण माना जा रहा है। तो मुख्य कारण जो है इसका यही है कि यह बढ़ता ध्रुवीय क्षेत्र में बहुत तेज़ी से इसका जो तापमान है वह बढ़ता जा रहा है। द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार, ये एक अखबार है द इंडिपेंडेंट,
अखबार की रिपोर्ट के अनुसार 1 जून 2016 तक आर्कटिक समुद्र के सिर्फ 1.11 करोड़ वर्ग किलोमीटर में ही बर्फ़ बची है, अर्थात लगभग 1.25 करोड़ वर्ग किलोमीटर में ही बर्फ़ बची है, जबकि पिछले 30 साल का औसत करीब 1.27 अर्थात 1.27 करोड़ वर्ग किलोमीटर था। ब्रिटेन के वैज्ञानिक पीटर बाथम्स ने अपने शोध में सितंबर 2016 तक आर्कटिक के 10 लाख वर्ग किलोमीटर से भी कम क्षेत्र में बर्फ़ के बचे रहने की संभावना व्यक्त की है। आर्कटिक से बर्फ़ खत्म होने से वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी, अर्थात पूरे विश्व का जो तापमान है उसमें वृद्धि होगी। जैसा कि हम देखते हैं आज सर्दियों में भी हमें इतनी सर्दी नहीं लगती है, क्योंकि सर्दी का जो टाइम पीरियड है वह बहुत कम हो गया है। जलवायु में अचानक बदलाव आ जाएगा। इसके पहले करीब 1 लाख वर्ष पहले आर्कटिक से बर्फ़ गायब हो गई थी। अंडरलाइन कर लें इसको भी। धरती का तापमान बढ़ने के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। कौन है? हम स्वयं हैं, क्योंकि हम पेड़ों की कटाई करते जा रहे हैं और हमें आधुनिक उपभोक्ताओं का भौतिक सुख सुविधाओं के साधनों को जुटाने के लिए ऊर्जा के स्रोतों का अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं हम। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड आदि की मात्रा इतनी बढ़ चुकी है, यह धरती पर आने वाली सूर्य की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती है। अर्थात जो सूर्य की जो गर्मी आती है वो हमारे पास आ तो जाती है लेकिन वापस नहीं जाती है। इसे क्या कहते हैं वैज्ञानिक? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा। पृथ्वी के गर्माने की मुख्य वजह यही है, अर्थात पृथ्वी पर जो गर्मी फैल रही है उस गर्मी का कारण यही है। भविष्य में जलवायु परिवर्तन यानी तापमान के उतार चढ़ाव का अनुमान लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ UNO ने वर्ष 1988 में एक वैज्ञानिक दल का गठन किया था। 1988 में वैज्ञानिक दल का गठन किया था। इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज IPCC नाम दिया गया। नाम से गठित इस पैनल के अनुसार वर्ष 1987 की सर्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में आधा डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। अंडरलाइन कर लें, कितने डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुई? आधा डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। 1990 का दशक मौसम के हिसाब से इतिहास का सबसे गर्म दशक बना, अर्थात ये 1990 से लेकर का जो दशक था वह बहुत ही गर्म दशक बना। पिछले 20 वर्षों में वायुमंडल, सागर, वन्य जीवन, पर्वत, जंगल और खेतों से जुड़े तमाम पर्यावरणीय आंकड़ों की जांच पड़ताल में यह निष्कर्ष सामने आया कि पृथ्वी का तापमान बढ़ने से कम 420 भौतिक प्रक्रियाओं पर इसका असर पड़ा है। कम से कम कितनी भौतिक प्रक्रियाओं पर इसका असर पड़ा है? 420 प्रक्रियाओं पर असर पड़ा है। इसके आकलन से ज्ञात हुआ 2100 ईस्वी तक पृथ्वी के औसत तापमान में 1.4 से 5.8 डिग्री सेल्सियस तक की खतरनाक वृद्धि हो सकती है। यहाँ पर पेरिस जलवायु समझौता स्वीकृत किया गया था। उसके अनुसार ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौते को संयुक्त राष्ट्र संघ में औपचारिक रूप से भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। 4 नवंबर 2016 से अंतर्राष्ट्रीय पेरिस जलवायु समझौता आधिकारिक रूप से लागू हो गया। पेरिस जलवायु समझौता पहला समझौता है जो ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए दुनिया के अमीर और गरीब सभी देशों पर लागू होता है। प्रति व्यक्ति 20 टन कार्बन उत्सर्जन के साथ अमेरिका पहले और चीन दूसरे स्थान पर है। उत्सर्जन यानी छोड़ना, कार्बन जो छोड़ते हैं उसके साथ। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत की हिस्सेदारी 4.1 अर्थात 4.1% है और यह 10वें स्थान पर है। भारत की हिस्सेदारी जो है वो 10वें स्थान पर है। वर्ष 2030 तक हर देश को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 30% की कटौती संबंधी उपाय करने हैं। कार्बन उत्सर्जित करने वाले उत्पादों पर कर बढ़ाकर ये देश उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। अंडरलाइन कर लें इसको। पेरिस जलवायु समझौते का उद्देश्य वैश्विक तापमान में वृद्धि दर को 2% से
नीचे लाकर 1.5 डिग्री की वृद्धि तक सीमित करना है, अर्थात 0.5 डिग्री तक इसको लाना है। यहाँ पर देखें, अनियमित मौसम और बढ़ती गर्मी के कारण, अनियमित मौसम और बढ़ती गर्मी के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे पहाड़ों की चोटियों और ध्रुवों पर जमी बर्फ तेजी से पिघल रही है। अंडरलाइन कर लें इसको। विशेषकर ग्लेशियरों का आकार बड़ी तेजी से सिकुड़ता जा रहा है। ग्लेशियर कहते हैं जहाँ पर बर्फ़ जमी हुई होती है और वहाँ से जो बर्फ़ का पिघलना होता है वो पिघलने वाले स्थान को कहते हैं, अर्थात जहाँ पर बर्फ़ होता है हिमनद कहते हैं, हिमानी कहते हैं उसको, जहाँ पर चारों तरफ से पर्यावरण जो है बर्फ़ से ढका हुआ होता है। अंटार्कटिका में बर्फ़ पिघलने का मौसम पिछले 3 दशकों में 3 सप्ताह से भी अधिक बढ़ गया है, अर्थात 3 सप्ताह से भी अधिक बढ़ गया है। 1940 से, अंडरलाइन कर ले इसको, 1940 से बैकाल झील का तापमान बढ़ना शुरू हो गया है। पूर्वी साइबेरिया की प्रसिद्ध बैकाल झील वेनेजुएला में वर्ष 1972 में पहाड़ों की चोटियों पर छः ग्लेशियर मौजूद थे, जबकि अब केवल 5 ही बचे हैं, अर्थात एक ग्लेशियर ख़त्म हो चुका है। वहाँ की बर्फ़ जो है वो बिल्कुल पिघल चुकी है, वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा फैल गई है। ग्रीनलैंड में ग्लोबल वार्मिंग के कारण 400 खरब है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्रीनलैंड में 400 खरब टन अतिरिक्त बर्फ़ हर साल पिघलती है। अब देख लीजिए आप, यह पहले के आकलन से 7% ज़्यादा है, अर्थात पहला जो आकलन होता था, आंकड़े होते थे, उनसे 7% ज़्यादा है। दुनिया भर की बर्फ़ पिघलने से सागरों का जल स्तर लगातार ऊपर उठा जा रहा है। IPCC की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार यदि समुद्र का जल स्तर केवल 1 मीटर ऊपर उठ जाए तो दुनिया के कई हिस्से सदा के लिए सागर में विलीन हो सकते हैं, अर्थात लुप्त हो सकते हैं, सागर में मिल सकते हैं, पता ही नहीं चलेगा हमें कौन कहाँ था। अंडरलाइन कर लें इसको। इनमें मालदीव, बांग्लादेश, इंडोनेशिया के कुछ द्वीप हैं, ये तो विदेशों के हैं। हमारे भारत के मुंबई के समुद्र तटीय भाग जो समुद्र के पास में है वो, और अंडमान निकोबार द्वीप है, नील नदी का डेल्टा, ये विदेशी हैं। अमेरिका में फ्लोरिडा का तट, लुइसियाना प्रांत के काफ़ी हिस्से शामिल हैं। अंडरलाइन कर लें इसको भी। ग्लेशियर पिघलने से पृथ्वी की जलवायु को भी गंभीर खतरा पहुंच सकता है, अर्थात जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलते जाएंगे वैसे वैसे जलवायु का खतरा बढ़ता जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर मौसमी चक्र बनाए रखने में सागरों और ग्लेशियरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्लेशियर पिघलने से पहले तो नदियों में बाढ़ आएगी, इसके बाद में ये नदियाँ हमेशा के लिए सूख जाएंगी। इसका कृषि के साथ ही नदियों के तट पर बसे नगरों के जनजीवन और व्यवसाय पर गहरा असर पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग की भयावहता, अर्थात डरावना को वर्णित करने का, अर्थात जो भय है उसको वर्णित करने का तात्पर्य आशय ये कदापि नहीं है कि इस संभावित प्रलय से, अर्थात विनाश से बचने के सभी मार्ग बंद हो चुके हैं, अर्थात हम ये सोच लें कि इससे बचने का कोई भी उपाय नहीं है, ऐसा गलत है। बचने के उपाय खूब हैं। धरती पर तापमान वृद्धि के मुख्य दोषी कौन कौन हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से सोखने की कई तरकीबें हैं, उपाय हैं। पेड़ पौधों को यह गैस सोखने का सबसे सशक्त माध्यम माना जाता है, अर्थात समर्थ है, तो पेड़ पौधे अधिक लगाएं, इससे क्या होता है, गैस को सोखने का कार्य किया जाएगा। मात्र 1 हेक्टेयर पर लगे जंगली पेड़ प्रत्येक वर्ष 13.6 टन कार्बन डाइऑक्साइड श्वास द्वारा सोख सकते हैं। इसी तरह यदि खेतों में जुताई न करके जैविक कृषि तकनीक अपनाई जाए तो प्रत्येक वर्ष 1 हेक्टेयर कृषि 2.7 टन कार्बन डाइऑक्साइड वायु में घुलने से बच सकती है। सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा के परंपरागत साधनों जैसे लकड़ी, कोयला, गैस, पेट्रोल, डीजल आदि के प्रयोग से उत्पन्न होती है। अतः ऊर्जा के परंपरागत साधनों जैसे पवन चक्की है, सौर ऊर्जा का प्रयोग बढ़ाएं और बिना हम ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निजात नहीं पा सकते हैं, अर्थात मुक्ति नहीं पा सकते हैं। जलवायु, अंडरलाइन कर लें इसको। जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाने के लिए अब तक कई अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधियां हुई हैं। 1997 में संपन्न क्योटो संधि इनमें सबसे महत्वपूर्ण है, अर्थात 1997 में क्योटो संधि हुई थी। क्योटो संधि में विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड के
निस्सारण पर अर्थात निकलने पर अंकुश के तमाम प्रावधान मौजूद हैं, कई नियम मौजूद हैं। आवश्यकता इस बात की है कि वैश्विक स्तर पर एकजुट होकर के बिना किसी भेदभाव के इस समस्या का सामना किया जाए। अंडरलाइन कर लें इसको। पर्यावरण भविष्य का सुरक्षा कवच है, इसलिए इसकी रक्षा में ही हमारी सुरक्षा निहित है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, शब्दार्थ दिए हुए हैं, वो आपको याद करने हैं। अगले वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।